हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की सीरीज में आपकी नई पाठ्य पुस्तक के अनुसार अध्याय 1 भारत की भौगोलिक विविधता के पाठ के भीतर दिए गए सभी प्रश्नों को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिया था। आज की इस क्लास में हम पाठ के पीछे जो अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। देखो, पहले क्या होता था, केवल पाठ के पीछे ही प्रश्न दिए गए होते थे, लेकिन अब जब से आपकी नई किताबें आना शुरू हुई है, तो अब पाठ के भीतर भी प्रश्न होते हैं और पाठ के पीछे भी होते हैं। तो पाठ के भीतर जो अलग अलग पेज नंबर पर प्रश्न पूछे गए थे, उनको हमने पिछली क्लास में सॉल्व करवा दिया था। वो क्लासेस आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इस क्लास में हम पाठ के पीछे जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के क्लास को अब हम शुरू करते हैं। देखें यहां पर पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिया हुआ है और वो प्रश्न है कि आपकी राय में भारत की दो महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं क्या है? आपके विचार में वे क्यों महत्वपूर्ण है? प्रश्न क्या कह रहा है? आपकी राय में भारत की दो महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं कौन कौन सी है और आपके विचार में ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो यहां पर एक प्रश्न के अंदर दो प्रश्न शामिल हैं। पहले तो दो महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता कौन कौन सी है और फिर वे महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो देखिए, यहां पर हम उत्तर को जानते हैं कि मेरी राय में भारत की दो सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, वो एक है हिमालय पर्वत श्रृंखला और दूसरी है आपका प्रायद्वीपीय पठार। अब सबसे पहले की बात करते हैं, वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो देखो, बात करें हम हिमालय पर्वत श्रृंखला की, तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के उत्तर में एक विशाल प्राकृतिक दीवार की तरह हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये न केवल उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारत की जलवायु को खुशनुमा बनाती है, बल्कि साथ ही साथ गंगा, यमुना और सिंधु जैसी जो 12 मासी नदियां हैं, जो 12 महीने बहती रहती है, इन नदियों का स्रोत भी है। तो हिमालय क्यों महत्वपूर्ण है? एक तो ये भारत के उत्तर में एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ा हुआ है, जिससे ये उत्तर से आने वाली सभी ठंडी हवाओं को रोकता है और भारत की जलवायु को खुशनुमा बनाता है और उत्तरी क्षेत्र के अंदर बहुत भारी बारिश करवाने में ये मददगार है। दूसरी चीज, हिमालय के ऊपरी भाग में ज्यादातर समय बर्फ जमी रहती है और यही बर्फ जब पिघलती है तो गंगा, यमुना और सिंधु जैसी नदियों में 12 महीने पानी की आवक बनी रहती है। ठीक। दूसरा हमारा जो भौगोलिक प्रदेश है, वो है प्रायद्वीपीय पठार। यह क्षेत्र भारत का खनिज भंडार है। सबसे ज्यादा जो खनिजों के भंडार है, वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंदर ही पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में कोयला, लोहा और अन्य खनिज पाए जाते हैं, जो देश के औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यहाँ के घने जंगल और जैव विविधता पर्यावरण के लिए क्या है, अनिवार्य है। तो दोनों ही भौगोलिक प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है और भारत की विविधता और भारत की अर्थव्यवस्था में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक। आगे बढ़े हम, प्रश्न संख्या 2। आपके विचार में यदि हिमालय नहीं होता तो भारत का स्वरूप कैसा होता? प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि हिमालय नहीं होता तो भारत का जो स्वरूप है, जो भौगोलिक स्थिति है, वो क्या होती? तो देखो, यदि हिमालय नहीं होता तो भारत का स्वरूप पूरी तरह से भिन्न होता, अलग होता। किस मामले में? पहला जो कारण है वो है जलवायु के मामले में, क्योंकि जो हमारा हिमालय है, ये उत्तर वाले भाग से आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाएं बिना किसी बाधा के भारत में प्रवेश करती। हिमालय क्या करता? हिमालय है वो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। यदि हिमालय नहीं होता तो उत्तर से आने वाली जो ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं, वो सीधे भारत में प्रवेश करती, जिससे जो उत्तर भारत है, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहां पर ज्यादातर समय सर्दियों के अंदर भी एक बर्फीला मरुस्थल बन जाता। जब ठंडी हवाएं एनी टाइम आती रहती, तो सर्दियों के अंदर वहां पर बर्फीले मरुस्थल बन जाते। दूसरा है मामला, वो है वर्षा को लेके। तो मानसूनी हवाएं, यदि हिमालय नहीं होता
तो मानसूनी हवाएं बिना टकराए ही आगे निकल जाती, जिससे मैदानी इलाकों में पर्याप्त वर्षा नहीं होती और यह क्षेत्र बिल्कुल कैसा रह जाता, यह क्षेत्र बिल्कुल सूखा रह जाता है ना। क्योंकि जो मानसूनी हवाएं है वो हिमालय से टकराती है और जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है वहां पर क्या करती है, बहुत भारी बारिश करती है। यदि हिमालय नहीं होता तो जो मानसूनी पवनें हैं वो ऐसे ही के ऐसे आगे बढ़ जाती आपके चाइना की तरफ, तो भारत के उत्तरी मैदान में फिर बारिश नहीं हो पाती और वो सूखा एरिया रह जाता। फिर बात करें नदियों की, तो गंगा और सिंधु जैसी विशाल नदियां अस्तित्व में नहीं होती। यदि हिमालय ही नहीं होता तो गंगा सिंधु जैसी जो नदियां है वो हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें हिमालय के हिम नदों से पानी नहीं मिलता। क्योंकि जो आपकी गंगा और सिंधु नदी है इन्हें कहां से पानी मिलता है, हिमालय के अंदर जो बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वहां से इन्हें 12 महीने पानी मिलता रहता है। यदि हिमालय ही नहीं होता तो गंगा और सिंधु नदी ही नहीं होती, या फिर इन्हें वर्ष भर जो पानी मिलता है वो मिल नहीं पाता। और इस वजह से नदियों के किनारे जो बड़े बड़े आधुनिक शहर है या औद्योगिक शहर है वो भी नहीं बसते, और उत्तर के विशाल मैदान वो इतना कृषि और जनसंख्या से संपन्न भी नहीं होता। ठीक है, तो यदि हिमालय नहीं होता तो भारत की जलवायु कुछ अलग होती, वर्षा की स्थिति कुछ अलग होती और नदियों की स्थिति भी कुछ अलग होती। आगे बात करें हम, ये देखो जो यहाँ पर मैंने चित्र समझाया है, सबसे पहली स्थिति क्या समझाई थी कि यदि हिमालय नहीं होता, यदि हिमालय नहीं होता तो देखो उत्तर की तरफ से आने वाली जो ठंडी ध्रुवीय हवा है वो सीधे ही सीधे कहां प्रवेश करती, वो सीधे के सीधे भारत में प्रवेश करती। इससे क्या होता, यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर कौन सा मरुस्थल बन जाता, यहाँ पर बर्फ का मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल बन जाता, आपका बर्फ का मरुस्थल बन जाता। कौन सा मरुस्थल बनता, बर्फ का मरुस्थल यहाँ पर बन जाता और ज्यादातर समय बर्फ ही यहाँ पर जमी रहती। दूसरा कारण क्या था कि मानसूनी पवनें, देखो मानसूनी पवनें क्या होती है, जब अरब सागर वाले साइड से आती है मानसूनी पवनें, है ना, तो होता क्या है कि ये हिमालय से टकराती है और हिमालय से टकराने के बाद ये यहाँ पर उत्तर के विशाल मैदान में क्या करती है, भारी बारिश करती है। यदि यहाँ पर हिमालय नहीं होता तो ये जो मानसूनी पवनें हैं वो ऐसे के ऐसे क्या हो जाती, आगे बढ़ जाती और भारत के अंदर पर्याप्त बारिश नहीं हो पाती। तीसरा कारण क्या था, नदियों का, कि यहाँ पर अगर हिमालय नहीं होता तो यहाँ पर बारिश नहीं होती, जब बारिश नहीं होती तो यहाँ पर जो नदियां बहती है गंगा यमुना, ठीक है, सिंधु, उन नदियों के अंदर पानी भी नहीं रहता, वो नदियां बिल्कुल सूखी होती। और ऐसी स्थिति में भारत की जो जलवायु है, जो स्थिति है वो बिल्कुल आज की तुलना में उल्टी होती। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न कह रहा है, अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कि भारत को लघु महाद्वीप यानी उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भारत को लघु महाद्वीप या उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो भारत को भारतीय उप महाद्वीप इसलिए कहा गया है क्योंकि पहला कारण है भारत की विशालता। भारत एक बहुत बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहली विशेषता यह है कि भारत एक विशाल विविधताओं से भरा हुआ देश है और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। दूसरी विशेषता है प्राकृतिक सीमाएं, कि भारत के उत्तर में पर्वत जो हिमालय है और बाकी तीनों भागों के अंदर समुद्र हिंद महासागर है ना, उसके द्वारा शेष एशिया से, बाकी एशिया से भौगोलिक रूप से भारत एक स्पष्ट इकाई बनाता है। आप सबने देखा होगा कि जो भारत है इधर तीनों साइड के अंदर, इधर पानी से घिरा हुआ है और इधर जो सीमा बनाता है वो क्या है, वो आपका हिमालय पर्वत है और यह इस तरह से एशिया से एक अलग अपनी स्थिति रखता है। तीसरा कारण है विविधता, यह एक महाद्वीप की तरह ही जलवायु, मिट्टी, वनस्पतियों, भाषाओं और संस्कृतियों में यहाँ पर बहुत अधिक विविधता पाई जाती है और इन सब कारणों की वजह से भारत को एक भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है या भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। एक तो ये बहुत बड़ा विशाल देश है, दूसरा इसकी प्राकृतिक सीमाएं इसे बाकी दुनिया के देशों से अलग बनाती है और तीसरा यहाँ पर पाई जाने वाली विभिन्नताएं या विविधताएं, है ना, जो बाकी दुनिया के देशों या जगहों से इसे बिल्कुल अलग थलग बनाती है। इन विशेषताओं के कारण ही भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जा सकता है। आगे बढ़े हम, प्रश्न संख्या
4, किसी प्रमुख नदी का उद्गम, यात्रा और उपयोग बताइए। देखो यहां पर जैसे गंगा भारत की एक प्रमुख नदी है जिसका उद्गम कहां से होता है, हिमालय के अंदर गंगोत्री हिमनद से। कहां पर होता है, हिमालय के अंदर गंगोत्री हिमनद से आपकी गंगा नदी का उद्गम होता है। यह फिर हिमालय से निकलती है और कहां बहती है, उत्तरी मैदानों में। उत्तरी मैदानों से बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर ये मिल जाती है। यात्रा के दौरान लोग गंगा के जल का उपयोग पीने के लिए करते हैं, खेती के लिए करते हैं, सिंचाई के लिए, परिवहन के लिए, मछली पकड़ने के लिए और जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए गंगा के जल का उपयोग बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है। यहां पर हमने जाना गंगा भारत की एक प्रमुख नदी है जिसका उद्गम हिमालय के अंदर गंगोत्री हिमनद से होता है और ये हिमालय से निकलती है, फिर उत्तर के मैदानों में बहती हुई अंततः बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर समा जाती है। यात्रा के दौरान ये भारत के अलग अलग जगहों से होकर बहती है। लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है और गंगा के जल का उपयोग लोग पीने के लिए, खेती के लिए, सिंचाई के लिए, परिवहन के लिए, मत्स्य पालन और साथ ही साथ जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए गंगा नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि गंगा भारत की एक महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5, भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के दक्षिणी भाग को, भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है वो आपको यहां पर बताना है। देखो किसी भी ऐसे भूभाग को जो तीन तरफ जल से घिरा हो, कोई भी ऐसा भूभाग जो तीनों ओर किससे घिरा हो, तीनों ओर आपके पानी से घिरा हो, उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। और भारत का दक्षिणी भाग, पश्चिम के अंदर अरब सागर, देखो भारत का जो ये नीचे वाला दक्षिणी हिस्सा है ये वाला, यहां पर कौन सा भाग है, यहां पर है आपका अरब सागर। इधर कौन सा भाग है, बंगाल की खाड़ी। इधर कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो तीनों ओर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इस वजह से इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। पठार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो धरातल है जमीन से काफी ऊंचा है और पठारी होने की वजह से इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। दो कारण है, प्रायद्वीप तो क्यों कहते हैं, तीनों ओर पानी से घिरा होने की वजह से इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। पठार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो धरातल है वो जमीन से काफी ऊंचा है और कैसा है, पठारी है। इस वजह से इसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार और इसे ही खनिजों का भंडार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि इस अध्याय में वर्णित यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कौन से धरोहर स्थल आपको अधिक रुचिकर लगे, अपने रोचक तथ्यों का वर्णन कीजिए। कि चैप्टर के अंदर यूनेस्को के द्वारा प्राप्त जो धरोहर स्थल है, जो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है, कौन से स्थल आपको ज्यादा रुचिकर लगे और क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वो फेमस है। देखो इस अध्याय के अंदर वैसे कई महत्वपूर्ण यूनेस्को स्थलों का वर्णन है, लेकिन दो प्रमुख है। पहला है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है अपनी बेमिसाल जैव विविधता के लिए फेमस है, जहां पर हिम तेंदुआ, बर्फ के अंदर रहने वाले तेंदुए और हिमालयी मोनल जैसे दुर्लभ जीव देखने को आपको मिलते हैं। दूसरा स्थल है वो है आपका सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। रोचक बात यह है कि यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है और यहाँ की नदियां खारे और मीठे पानी का एक अनोखा संगम बनाती है। ये दो महत्वपूर्ण यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त धरोहर स्थल है जो काफी महत्वपूर्ण है और काफी फेमस भी है। आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है भारत के भौतिक और राजनीतिक मानचित्र को देखिए, आप अभी जिस क्षेत्र में है उसकी पहचान करो और भारत की किस भौगोलिक विशेषता का उपयोग इस स्थान का वर्णन करने के लिए आप करेंगे। तो देखो मैं कहां रहता हूं, राजस्थान के अंदर। और राजस्थान क्यों फेमस है, थार के मरुस्थल के लिए। राजस्थान क्यों फेमस है,
थार के मरुस्थल के लिए। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहुत बड़े एरियाज पर थार मरुस्थल फैला हुआ है, जहां पर दूर दूर तक रेतीले टीले, बहुत ही शुष्क जलवायु, कम वर्षा और मुख्य रूप से कंटीली झाड़ियां वहां की प्रमुख क्या है, भौगोलिक विशेषताएं हैं। यदि आप किसी और एरिया से बिलोंग रखते हैं तो फिर आप वहां के भौगोलिक प्रदेश के बारे में बता सकते हैं, है ना। विशेष मैं राजस्थान से हूं तो राजस्थान में विशेषकर क्यों फेमस है, राजस्थान थार मरुस्थल के लिए फेमस है। तो यहाँ पर हमने थार मरुस्थल की भौतिक विशेषताओं को लिखा है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 8, खाद्य संरक्षण फूड प्रिजर्वेशन के विभिन्न उपयोगों के विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी एकत्रित की कि भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। उस खाद्य संरक्षण के आपको तरीके बताने हैं। पहला तरीका है सुखाकर, जैसे गर्मियों में मेथी, सांगरी और पापड़ को धूप में सुखाकर साल भर के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। सांगरी क्या होती है, जो खेजड़ी की फलियां होती है, जो खेजड़ी की सूखी फलियां होती है ना, उन्हें कहा जाता है सांगरी, है ना। तो गर्मियों में मेथी, सांगरी और पापड़ को यदि हम धूप में सुखा दें तो वो साल भर के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरा है अचार बनाना, तेल, नमक और मसालों का उपयोग करके फलों और सब्जियों जैसे आम, नींबू, मिर्च को हम अचार बनाकर उन्हें लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। अगला है किण्वन द्वारा। दक्षिणी भारत में इडली डोसा के घोल को इस विधि से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है और उसे लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है। तो ये खाद्य संरक्षण यानी भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखने के कुछ तरीके हैं, कुछ उपाय हैं। अगला प्रश्न है 9वां, भारत की भौगोलिक स्थिति ने लोगों को एकजुट रहने में किस प्रकार सहायता की है। तो भारत की भूगोल ने एकता के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे सबसे पहली विशेषता है वो है प्राकृतिक सीमाएं। भारत के उत्तर में हिमालय और 3 और समुद्र ने भारत को एक भौगोलिक पहचान दी है, जिससे यहां रहने वाले लोगों में एक देश की भावना क्या हुई है, विकसित हुई है। दूसरा कारण है वो है नदियां। नदियां एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर बहती है, जो न केवल पानी को साझा करती है बल्कि व्यापार और संस्कृति को भी आपस में जोड़ने का काम करती है। तीसरी विशेषता है सांस्कृतिक विविधता। अलग अलग भूगोलिक जो तत्व है, पहाड़, मरुस्थल, मैदान, ये अलग अलग भूगोल होने के बावजूद भी तीर्थयात्रियों और व्यापारिक मार्गों ने सदियों से लोगों को एक दूसरे के बिल्कुल करीब लाया है। तो प्राकृतिक सीमाएं भारत की अलग अलग लोगों को आपस में जोड़ती है और लोगों में एक देश प्रेम की भावना को विकसित करती है। फिर नदियां और भारत की सांस्कृतिक विविधताएं, ये सभी भारतीय लोगों को एकजुट रहने में क्या करती है, मदद करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके अध्याय 1 के पाठ के पीछे जो अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।